मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। तो आज हम लोग यह टॉपिक देखने जा रहे हैं कि मेंडल महोदय ने जो आनुवंशिकता संबंधी बातें कही तो उसमें मुख्य बातें उन्होंने क्या कही। तो इसी को हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम दिए आनुवंशिकता का, ठीक है ना। उसमें से पहला नियम इन्होंने दिया कि प्रभाविकता का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा नियम इन्होंने जो दिया वह नियम था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा नियम उन्होंने दिया स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग इस चीज को तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि प्रभाविकता का नियम। आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले मैं एक एक शब्दों को पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ कि इसको क्या नियम है, फिर आपको समझा दे रहा हूँ। या ऐसे कर लीजिए कि आप पहले समझ ही लीजिए इसको, तो फिर आपके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं या पढ़ ही देते हैं, क्या है, यदि दो विपरीत गुणों वाले, हमने आपको बताया था जेनेटिक्स के बहुत सारे शब्दावलियों में, तो मैंने उसमें बताया था कि युग्मक जो होते हैं यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं वह है क्या होते हैं, विषम युग विकल्पी अवस्था भी हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग गुण के हो सकते हैं, सम युग विकल्पी हो सकते हैं, या आपका युग विकल्पी। ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। तो कह रहे हैं कि यदि दो विपरीत गुणों वाले, यानी एक गुण प्रभावी हो एक अप्रभावी, तो जीवों का आपस में मिलन कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में मात्र प्रभावी गुणों का प्रदर्शन होता है, जबकि शरीर में अप्रभावी गुणों वाले जीन भी विद्यमान होते हैं। इसका क्या मतलब है, इस चीज को आप समझेंगे और देखेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, ठीक है ना, आप दो व्यक्ति ले लीजिए यहाँ पर। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये मान लीजिए कि राम है और ये मान लीजिए कि सरिता है, ठीक है ना। ये आपका मेल पार्टनर है और ये आपका फीमेल पार्टनर है, ठीक है ना। अब आप सभी जानते हैं कि इनके पास जो गैमेट होंगे वो शुक्राणु होंगे, ठीक है ना। यानी पुरुष जो युग्मक होते हैं यानी जनन द्रव्य होते हैं वो होते हैं शुक्राणु, ठीक है ना। और महिला का क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि अगर हम इसका गुणसूत्र की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया है इसे जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर इस महिला राम जो है इसका हम बाल ले लेते हैं, ये घुंघराला बाल है, ठीक है ना, घुंघराले बाल वाले। ये जो है ना यानी पुरुष जो है यानी राम जो है वो घुंघराला बाल है इनका, ठीक है ना। इससे पहले हम आप लोग को नाक पर दिखाए थे ना, तो आप लोग को हमेशा लगे कि नाक ही पर होता है क्या। देखिए अलग अलग लक्षण मनुष्य के या किसी भी जीव का, हम लोग मनुष्य पर ही देख रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझे कि मनुष्य पर ही, अलग अलग चीजों पर जितने सजीव प्राणी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल जगत हो, दोनों की बात करते हैं। तो ये घुंघराले बाल है, इसका पूरा घुंघराला बाल है, ठीक है ना। ये जो महिला है ना ये हमारा क्या कहते हैं, सीधे बाल वाली महिला है, ठीक है ना। ये सीधे बाल वाली महिला, ठीक है ना, ये हम यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है ना। और ये घुंघराले बाल वाले पुरुष है। अफ्रीका में जाइएगा तो बहुत सारे घुंघराले बाल वाले पुरुष मिलते हैं, ठीक है ना, खूब घुंघराला बाल रहता है, वैसे लोग मिलते हैं। तो ये घुंघराला बाल है और इनका क्या है, सीधा बाल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों से क्रॉस, दोनों के क्रॉस से, अब आप लोग तो क्रॉस का मतलब मिला नहीं, यानी दोनों के मिलने से इनका फीमेल मेल जाइगोट और इनका फीमेल जाइगोट मिलकर एक संतान की अगर उत्पत्ति हो, ठीक है ना, वो संतान अगर ये आपका, ठीक है, तो इसका जो अगर हम बाल को अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, इनके बाल को अगर हम देखते हैं तो ये मिलेंगे घुंघराले बाल वाले, ठीक है ना। देखिए सीधे बाल वाले भी हो सकते हैं, घुंघराले वाले हो सकते हैं, लेकिन हम एक
को उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं। घुंघराले वाले बाल वाले ये हैं, ठीक है ना, ये घुंघराले वाले। अब आप कहिएगा कि कब घुंघराला वाला हो जाएगा, कब सीधा वाला हो जाएगा, यानी उसका कौन सा लक्षण इसमें कब आएगा, नहीं आएगा। इसको हम लोग मेंडल साहब का टेस्टिंग जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, एकल संकरण और द्विसंकरण, ये सब हम लोग को अभी पढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कल का ही हमारा वो टॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए हम उस पर गुणसूत्र लिखकर हम ये नहीं कर रहे हैं काम। आपको बस लक्षण लिखकर मैं बातों को समझा रहा हूँ। वो आप घुंघराले बाल वाले ये संतान क्या हुआ, मिला ये संतान, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि ये पुरुष का ये लक्षण था घुंघराला, और ये पुरुष का लक्षण जो था ये ट्रांसफर हुआ ये बच्चा में, ठीक है ना। ये पुरुष वाला जो गुण था वो ट्रांसफर हो गया। तो आपका यहाँ पर प्रभावी गुण जो हुआ वो घुंघराले बाल हो गए, ठीक है ना। ये प्रभावी गुण क्या हो गए, घुंघराले बाल। और अप्रभावी जो गुण हो गए, अप्रभावी वो हो गए सीधे बाल, ठीक है ना, सीधे बाल। अब ये क्या कहता है इसे समझिए। ये मेंडल साहब ने इस चीज़ को हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, प्रभाविता अप्रभाविता को हम लोग एक्चुअली एक ही बात कई जगह पे आती है, और लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझ लिए हैं। हमने बेसिक तौर पे समझाते वक्त आपको बहुत सारी बातें बता दिए थे, लेकिन अब सिस्टमेटिक रूप में श्रेणीबद्ध करके 1 बाय 1 कहाँ पर ये टॉपिक कौन आया है वैसे हम लोग अब बढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि प्रभावी गुण घुंघराले है, अब हम मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अपने आप कैसे मान लिए किसी को प्रभावी गुण और किसी को अप्रभावी गुण। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में यानी माता पिता में जो लक्षण है और वो लक्षण ही संतान में गया, तो जो लक्षण फर्स्ट जनरेशन में वो सेकंड जनरेशन में जाएगा, उसी को हम लोग प्रभावी गुण कहेंगे, और जो नहीं जाएगा उसको अप्रभावी गुण कहेंगे। तो ये हमारा घुंघराले बाल वाले थे, ये घुंघराले वाला चले गए, तो हमने ये मान लिया क्या कि ये प्रभावी लक्षण है, क्योंकि ये दिखा है संतान में, तो ये प्रभावी है, डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट का मतलब होता है जो वर्चस्व में हो, यानी ये दिखा है उनको, और जो नहीं दिखा है वो अप्रभावी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कहिएगा कि ये घुंघराला वाला जीव इस बच्चा में आ गया है गुणसूत्र, और सीधा वाला गुणसूत्र नहीं आया है, ये अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। इसी को आप इस नियम में समझिए। क्या कह रहा है नियम, यदि अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, यदि दो विपरीत गुण वाले यानी दो विपरीत गुण वाला कोई गुणसूत्र है यानी जीन है, एक हो सक गया अप्रभावी और एक प्रभावी, ठीक है ना। जैसे ये जो घुंघराला बाल वाला हो गया, इनका गुणसूत्र प्रभावी हो गया, और ये सीधे वाले क्या हो गए, अप्रभावी हो गए, यानी इनका प्रभाव अवयव में नहीं आया। तो दो विभिन्न गुण वाले जीवों का आपस में मिलन कराया जाए, यानी ये प्रभावी गुण वाले जीन है यानी व्यक्ति हैं यानी जीव हैं, ये अप्रभावी गुण वाले जीन है, इस दोनों को आपस में मिलन कराया जाए यानी क्रॉस कराया जाए, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुणों का प्रदर्शन होता है। यानी हमने जो पहला यहाँ पर एक पीढ़ी नया जो हमको मिला, ठीक है ना, तो ये पहले पीढ़ी है, और इसके बाद इसका संतान अगला पीढ़ी हो तो उसका अगला पीढ़ी होगा, तो वो उसका भी आगे क्या होगा ये हम लोग देखेंगे और समझेंगे, लेकिन अभी यही पीढ़ी तक हम रहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में मात्र प्रभावी गुणों का प्रदर्शन होगा, जो प्रभावी गुण है यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, जबकि शरीर में अप्रभावी गुणों वाले जीन भी विद्यमान रहेंगे। तो आप धरले से यह बात समझ जाइएगा कि ये प्रभावी गुण है, इसका मतलब प्रभावी गुण वाला जो जीन है वो संतान में रहेगा, और अप्रभावी वाला यानी माता वाला ये गुण जो है ये अप्रभावी वाला नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रहेगा, ठीक है ना। जब फिर सेकेंड स्तर पर हो सकता है तो उसमें फिर कहीं हो सकता है कि ये सीधे वाला प्रभावी हो जाए और घुंघराला अप्रभावी हो जाए, ये भी आपका है। यानी यहाँ पर ये कैरियर के रूप में, एक वाहक के रूप में कार्य करता है। हम इस टॉपिक को भी एक उदाहरण के तौर पर, ये गंजा वाले पुरुष का शादी हम एक सीधे बाल वाली से करा कर और आपको हम एक
उदाहरण देकर आगे चल के हम बताएंगे कि कहाँ पर ये प्रभावी अगला जनरेशन में फिर क्या अप्रभावी वाला काम करता है, ये सब चीज़ को आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट इतना समझिए कि एक प्रभावी गुण वाला पुरुष यानी एक जीव, एक अप्रभावी गुण वाला एक महिला यानी एक जीव का आपस में क्रॉस कराएं तो एक जो हमारा जो संतान मिला उसमें प्रभावी गुण तो है, लेकिन अप्रभावी गुण के भी जीन विद्यमान है, भले उसका फिनोटाइपिकल कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, यानी शारीरिक ऊपर से नहीं है, यानी जीन के रूप में है, जीनोटाइप रहेगा उसमें, यानी जीन के स्तर पर उसमें वो जीन गुणसूत्र रहेगा, लेकिन ऊपर दिखेगा फिनोटाइप में नहीं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब क्या था, जो ऊपर से दिखे आपको। तो ये मेंडल साहब ने पहला नियम में यही उन्होंने कहा कि अप्रभावी नहीं दिखेगा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो उसके अंदर नहीं है, वो गुणसूत्र है या वो जीन है, लेकिन दिखे यानी उसका जीनोटाइपिक लक्षण है, फिनोटाइपिक लक्षण नहीं है। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ रहे हैं इसका मतलब। अब आइए हम लोग सेकेंड लॉ की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट लॉ तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड लॉ की हम लोग अगर बात करें तो सेकेंड लॉ में क्या कह रहे हैं मेंडल साहब, जरा इसको कहिए देखिएगा। सेकेंड लॉ में कह रहे हैं मेंडल साहब क्या कि आपका पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना, इसको हम कैसे कहते हैं से जरा गौर से समझिए। अब यहाँ पर हम एक ले लेते हैं फीमेल क्रोमोसोम, एक ले लेते हैं मेल क्रोमोसोम। फीमेल क्रोमोसोम में XX होता है और मेल क्रोमोसोम में XY होता है, ठीक है ना। अब यह जो आपका गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, यह जब क्रॉस होगा एक दूसरे से तो क्या होगा कि यह ऐसा नहीं है कि ये दोनों गुणसूत्र ये दोनों आपका आकर क्या करेंगे XX और XY ऐसा निर्माण करेंगे, यह बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझिए, ये सबसे पहले क्या करते हैं, यह बाइफरकेट होते हैं यानी अलग होते हैं। ये अलग कैसे होते हैं, यहाँ से ये अलग होते हैं और यहाँ से ये अलग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जरा कहिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़िए तो अपने आप समझ में इस बातों को आ जाएगा। यहाँ पर इसको जीवों के, यहाँ पर देखिएगा जीवों के द्वारा अगली पीढ़ी के निर्माण के दौरान युग्मकों, युग्मक इसको अंग्रेजी में गैमेट्स बोलते हैं। युग्मक का मतलब होगा जैसे मनुष्य में बात करेंगे तो शुक्राणु, अंडाणु, ओवम और स्पर्म जो है इसको हम लोग कहते हैं युग्मक, यानी वह छोटा सा कैरेक्टर हमारा पार्ट जो नए संतान का उत्पत्ति करता है उसी को हम लोग युग्मक कहते हैं। जैसे पौधों में अगर बात करेंगे तो परागकण होते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा युग्मक होते हैं। तो कह रहा है क्या कि अगली पीढ़ी के लिए हम अगर युग्मक का तैयार कर रहे हैं तो निर्माण किया जाता है, तो क्या कह रहा है, युग्मकों के जीनों या गुणसूत्रों के एक सेट में से एक सेट ही जीन जाता है। कहने का मतलब है कि या एक ही जीन यानी युग्मक का, यानी आपने यहाँ पर जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा कि यह जो है एक सेट है के रूप में है। सेट करने का मतलब जोड़ा के रूप में है, ठीक है ना, ये जोड़ा के रूप में है। तो कह रहे हैं क्या कि जीवों के द्वारा अगली पीढ़ी के निर्माण के दौरान युग्मकों यानी शुक्राणु, अंडाणु, परागकण इनके से निर्माण किया जाता है, यानी युग्मक बनाया जाता है। यानी इसने ये क्या किया, ये हमारा क्या है, अंडाणु है, ये अंडाणु का निर्माण हुआ। ये क्या है, हमारा शुक्राणु है। तो युग्मक का निर्माण हो गया, यानी ये हमारा शुक्राणु है या अंडाणु है, ये युग्मक हो गया, गैमेट्स हो गए, ठीक है ना। तो निर्माण किया जाता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या, युग्मकों के या जीनों के गुणसूत्रों के एक सेट में से मात्र एक ही जीन जाता है। क्या मतलब समझ रहे हैं, एक जीन जाएगा, यानी इसमें कितना है, 2 है, लेकिन इसमें से एक आएगा X और इसमें से भी एक आएगा, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि Y आ गया, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर एक जगह मिलकर एक नया युग्मक का निर्माण कर देते हैं।
यानी यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उसी परिणाम स्वरूप युग्मकों में या तो प्रभावी गुण वाले जीन होते हैं या तो अप्रभावी गुण वाले जीन होते हैं। इस प्रकार युग्मकों के निर्माण के दौरान जीनों के सेट अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का मतलब, पृथक का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, एक से दूसरे से हटाना, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस दरमियान ये सेट जो थे, एक जोड़ा थे, दोनों अलग अलग हो गए और यह अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप देखिएगा कि मेल में 46 होते हैं यानी 23 पेयर होते हैं, और फीमेल में भी क्या होते हैं 23 पेयर यानी 46 होते हैं। अगर ये दोनों तरफ से अलग होकर इस तरह से अगर नहीं ये करते तो 46 + 46 92 क्रोमोसोम अगला संतान में चला जाएगा और वो अलग ही जीव बन जाएगा। लेकिन अगला संतान में क्या जाता है 46, यानी एक एक इधर से आ जाता है, एक एक इधर से आ जाता है और फिर ये जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब यह है कि ये अगले युग्मक के निर्माण के दौरान ये क्या होते हैं, एक सेट में जो पाए जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ क्या कहते हैं, सेग्रेगेशन, यानी हटने की क्रिया, यानी युग्मकों का क्या कहते हैं, पृथक्करण होने की क्रिया यानी नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। इसे दूसरा नाम यह भी दिया गया है कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है सो समझिए। युग्मक की शुद्धता का नियम क्या मतलब है कि ये जब अलग हो गए तो ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, तो ये अगर मान लीजिए कि साथ थे, तो साथ थे तो जिनका जो इनका गुण था वो गुण अलग होने के बाद भी रहेगा, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे, यानी वो प्योर रहेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये जो भी गुणसूत्र हैं और उनका साथ में पेयर में सेट के रूप में जीन पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उनके लक्षण हैं अगर वो रास्ते में आकर अलग होने के बाद वो अगर बदल जाए, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर दो चीजें एक जगह है, अगर दोनों अगर अलग होने पर अगर बर्बाद हो जाए, टूट जाए, तो कहेंगे कि इसका खत्म हो गया। लेकिन ये दोनों अलग होते हैं लेकिन अपना जो लक्षण है यानी प्यूरिटी है, शुद्धता जो है वो बनाए रखते हैं, यानी उसको खोते नहीं है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि इस प्रकार युग्मकों के निर्माण के दौरान जीनों के सेट अलग अलग पृथक हो जाते हैं, जिस कारण इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण के कारण युग्मकों में एकमात्र प्रभावी या अप्रभावी गुण वाले जीन ही होते हैं। कहने का मतलब है कि यह अगर मान लीजिए प्रभावी जीन है और यह दूसरा अप्रभावी जीन है, तो अप्रभावी का गुण प्रभावी में चला जाए, प्रभावी का अप्रभावी में ऐसा नहीं है। जो प्रभावी है वह स्वतंत्र रूप से अगले में क्या चले जाते हैं, वह है प्रभावी रहते हैं। यानी प्रभावी है तो प्रभावी रहेंगे, अप्रभावी है तो अप्रभावी है, यानी शुद्ध रूप से वो जो पहले थे वही का रह जाते हैं। इसी में एक झलक एक और पॉइंट जोड़ दीजिएगा और वही बात आ जाएगा, वह है स्वतंत्र अवयवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जीवों के गुण अथवा लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में स्वयं को सफलतापूर्वक क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि क्या समझिए, एक यहाँ पर जीन थे फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में गए ये जीन, तो यह जब गए हैं तो ये दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेंगे और दूसरे जीन से अपने भी प्रभावित नहीं होंगे, वह अपने आप में उसी गुण को लेकर अगला में चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी स्वतंत्र होते हैं वो किसी से आश्रित किसी पर नहीं होते हैं और किसी के दूसरे के गुण को वो ढोकर नहीं ले जाएंगे, वो अपना ही गुण उसको ढोकर ले जाएंगे अगला, यानी स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस। जैसे हमारा भारत आजाद है तो हमारा दूसरा का नियम पालन नहीं करते हैं, हमारा खुद का संविधान है, हम उसके अनुसार चलते हैं। तो उसी तरह से जीन जो है अगला पे अगर जाएगा तो ये नहीं कि वो मिक्स हो जाएगा कहीं से या कोई दूसरे का गुण अपने लेगा, वो स्वतंत्र रूप से अगले में वो अपना गुण प्रदर्शित कर देता है। तो आप क्या कहते हैं कि पहला नियम मेंडल साहब का ये कहता है कि अगर प्राविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब अगर प्रभावी और अप्रभावी जीन का अगर हम क्रॉस आपस में कराते हैं
तो प्रभावी जीन प्रदर्शित होंगे फिनोटाइपिकली रूप से, जबकि अप्रभावी जीन जीनोटाइपिक रूप से यानी अंदर गुणसूत्र में वो विद्यमान रहेंगे। ठीक है। दूसरा नियम कहा जाता है कि जब नए युग्मक का निर्माण होता है अगले संतान निर्माण हेतु, तो ये युग्मक चाहे अंडाणु यानी शुक्राणु या परागकण जो भी है, इसके गैमेट्स जो है अंडा यानी युग्मक जो है यानी गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं, वो अलग होते हैं और अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और अलग होने के बाद भी वो अपना गुण नहीं खोते हैं, इसलिए उसको शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम ये कह रहा है कि यह स्वतंत्र रूप से ये सब जो हुआ वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर भी कर देता है अपने गुण को, बीच में किसी से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र अभिमूल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एक नियम को देख लेते हैं, ये कंपटीशन में और सब चीज जगह पर है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है क्या कि ये तो बात सत्य है कि ये प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम जो मेंडल साहब ने कहा, इसको चुनौती किसी ने नहीं दे पाया। मैंने आपको बताया था कि 1866 में ये सिद्धांत ये दिए थे, 1822 में जन्म हुआ था, ठीक है ना, 1884 के आसपास मर गए, 1866 में इन्होंने ये क्या किया, सिद्धांत को दिए। लेकिन उस समय चूंकि ये वैज्ञानिक थे नहीं, तो इनका नियम सामने आया नहीं और लोगों ने इनकी प्राथमिकता नहीं दिया। तो जब मरने के बाद फिर जीन का, जीन गुणसूत्र का, डीएनए का वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जब रिसर्च लेटेस्ट हुए, ठीक है ना, तब जाके इनका नियम सत्य मान लिया गया, कहा गया कि जो मेंडल साहब कहे थे वही रियल है। तो लेकिन ये कहते कहते एक देखा गया कि एक अपवाद भी इनके नियम का आ गया कि ये जो कह रहे हैं उसके अलावे भी कुछ हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अपवाद, ठीक है ना। यानी ये चौथा जो हमने लिखा है इनका एक नियम का अपवाद है। किस नियम का, तो पहले नियम का, प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो क्या है, प्रभाविकता के नियम का अपवाद अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। अपूर्ण प्रभाविकता का नियम क्या कहता है, इसको जरा गौर से समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ लिया लाल फूल वाले पौधे, ठीक है ना, हमने एक पौधा ले लिया लाल फूल वाले, हमने मनुष्य पर बता रहे थे, थोड़ा सा आप चलते हैं प्लांट की तरफ से, अभी एक उदाहरण लेकर बताते हैं। लाल फूल वाले ले लीजिए और एक हमने ले लिया सफेद फूल वाले, ठीक है ना, एक सफेद फूल वाले हम ले लिए। तो लाल फूल वाला और एक सफेद फूल वाला हमने दो पौधा ले लिया। अब ये दोनों का आपस में हमने क्या किया, क्रॉस कराया, तो ये हम मान लेते हैं कि ये प्रभावी गुण है, ठीक है ना। लाल फूल जो है वो प्रभावी गुण है, यानी अगला संतान में जाएगा, और यह सफेद जो है अप्रभावी गुण है, यानी यह अगला संतान में जीनोटाइप के रूप में तो रहेगा, जीनोटाइपिकली रहेगा, फिनोटाइपिकली नहीं रहेगा। बार बार फिनोटाइपिकली जीनोटाइपिकली अगर मैं बोलूं तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड केयरफुली। कैसे, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब ऊपर से जो दिखने में, हाँ, जीनोटाइप का मतलब वो जीन अंदर से रहे, यानी जीन स्तर पर। तो ये जो आपका नया जो बनेगा, तो इसके नियम से होना चाहिए, प्रभाविकता के नियम से, लाल फूल वाले पौधे, यही होना चाहिए। पहला नियम तो यही कहते हैं इनका कि यही होना चाहिए। लेकिन देखा गया क्या कि यह लाल फूल वाले पौधे न होकर एक गुलाबी फूल वाले पौधे हो गए, गुलाबी फूल वाले पौधे। अब जरा गौर से देखिए, गुलाबी फूल वाले पौधे हो गए। अब ये गुलाबी फूल वाले पौधे हो गए, ये तो भाई उसमें कहीं नहीं था। मेंडल साहब ने कहा कि प्रभावी जो गुण है लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहते हैं कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो हमारे अगले संतान में जाएगा। तो डोमिनेंट यहाँ रेड है, लाल है, तो जाना चाहिए लाल ही। देखा गया कि गुलाबी भी हो गया, यानी इसका अपवाद है, यानी यह नियम टूट भी सकता है। अपूर्णता का नियम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप समझ के अच्छा से, मैं समझता हूँ कि आप, ठीक है।